हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्व राघव, नीट AIR 26, एम्स AIR 76 और जिपमर AIR 9 आज DKT पर आपके साथ लास्ट के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 मई को नीट है, को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए ताकि आप नीट में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे पाएँ और अपने लास्ट 2 साल की मेहनत का फुल जो रिज़ल्ट है वो ले पाएँ। तो मेरी टारगेट ऑडियंस 2 है, एक तो 12th अपीयरिंग और दूसरी ड्रॉपर बैच। तो क्योंकि मैं खुद 12th अपीयरिंग था तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 12th अपीयरिंग से। 12th अपीयरिंग में एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाती है बोर्ड्स की, जो कि आपका मार्च में होगा। तो आपके पास फरवरी फ्री है, मार्च में बोर्ड्स है, फिर अप्रैल आपका फ्री है। तो कैसे इस टाइम ड्यूरेशन को प्लान आउट किया जाए? आपको ये रियलाइज़ करना है कि मार्च में बोर्ड्स है तो बोर्ड्स को भी ऑप्टिमम टाइम देना है फरवरी में, और साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन को भी आउट ऑफ ट्रैक नहीं होने देना है। तो इसके लिए आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि आप दिन में अगर 10 घंटे या फिर 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप उसका 40% टाइम जो है वो बोर्ड्स को दें और बाकी 60% टाइम जो है वो नीट को दें। बोर्ड्स को करना बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर आप उसकी सही स्ट्रैटेजी जान जाएं। बोर्ड्स की सबसे सही स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये है कि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करें। आपको लो एफर्ट में जितना ज़्यादा आउटपुट मिल जाए उतना फ़ायदा है। तो इसका ध्यान रखें कि बोर्ड्स के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं आप उनको कंसल्ट करें और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को, बोर्ड्स की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। जैसे कि अगर साइंस की बात करते हैं, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, तो साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो स्टैंडर्ड हैं, वो बोर्ड्स पे या नीट पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो 2 साल से आप जैसे अपनी नीट की तैयारी कर रहे थे और साइंस पढ़ रहे थे, तो साइंस ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंसिपल्स वाला पार्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट है, वो स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। आपको करना क्या है कि बस थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करना है एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। उनको आप कंसल्ट करें, उस हिसाब से आप डेरिवेशंस और जो भी लंबे क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। इंग्लिश में आपको क्या करना है कि नॉवेल की आप समरी पढ़ डालें और आप जितना ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़ें और उनमें जो भी लिटरेचर सेक्शन है उसमें आप स्टोरीज़ को पढ़ें और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें कि उन स्टोरीज़ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करें। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है आपका वो भी इसी तरह से कवर हो जाएगा। अब इन सब को करते करते आपको ये ध्यान रखना है कि नीट की प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक ना हो जाए। नीट की प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक ना हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कुछ अपैरेटस होनी चाहिए, कुछ रिविज़न की मैकेनिज़्म होनी चाहिए, जिससे कि आप 2 साल का पूरा सिलेबस हर बार बार और इफ़ेक्टिव तरीके से कवर करते रहें। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है वो शॉर्ट नोट्स का टूल होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब 2 साल का कुछ भी पढ़ रहे हैं या फिर अगर आपने 2 साल पढ़ा है और शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाया है, तो भी आप अभी के समय को यूटिलाइज़ करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करें। चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने का तरीका अलग है, लेकिन शॉर्ट नोट्स तीनों में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में क्या करना है आपको कि किसी भी चैप्टर को आपने पढ़ा तो उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, उसके जितने भी हेडिंग्स हैं, उनको आप लिख डालें और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उनमें से जो भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे उनको लिख डालें। क्वेश्चन की टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। क्वेश्चन की टाइपिंग इन द सेंस कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने 200, 500, 1000 क्वेश्चंस तक बनाए होंगे, लेकिन अगर आप उनको कैटेगराइज करना चाहें डिफरेंट टाइप्स में तो मैक्सिमम आपको 10, 12, 15 टाइप्स मिलेंगे। उससे ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं फिज़िक्स का, तो क्वेश्चन की टाइपिंग करनी ज़रूरी है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और टाइप 1 का जो आपने बेस्ट क्वेश्चन बनाए या फिर 4-5 जो अच्छे क्वेश्चन बनाए उसको नोट डाउन कर लें। फिर टाइप 2 के जो अच्छे क्वेश्चन बनाए उसको नोट डाउन कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी 2 साल की जो मेहनत है वो बिल्कुल आपके सामने होगी और आप बिल्कुल ही एंड टाइम पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिज़िक्स का शॉर्ट नोट हो गया। अब आते हैं बायो पर। तो बायो का शॉर्ट नोट तो प्रिपेयर करने की सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एनसीईआरटी को बार बार पढ़ता था और 3-4 बार पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे एनसीईआरटी के जो कि क्लियर नहीं होते थे। अब वो क्लियर मान लीजिए हो भी गए तो याद नहीं रहते थे। तो उनका यही करना है कि शॉर्ट नोट्स में उन पॉइंट्स को लिखा जाए। अगर आप शॉर्ट नोट्स में उन पॉइंट्स को लिखते हैं तो क्या होता है कि बार बार आप एनसीईआरटी के उन पॉइंट्स को रिवाइज़ करेंगे, और जब आप इतनी बार उन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो पॉइंट्स दिमाग में बिल्कुल ही फिट हो जाते हैं और फिर आपको एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी।
एनसीईआरटी के डायग्राम ज़रूर देखते रहें बार बार, क्योंकि डायग्राम्स एज इट इज़ जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं नीट के पेपर में। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करना है, और 1 या 2 पेज में फ़िज़िकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले आपके आ जाने चाहिए। और उसमें आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है, और जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर नोट डाउन करें उन शॉर्ट नोट्स के बाद। और कुछ थ्योरेटिकल डेटा, कुछ फैक्चुअल डेटा भी आते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में, जैसे सॉलिड स्टेट में हो गया, तो उनको भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करें। तो इन सब को इंक्लूड करने से आपका फ़िज़िकल केमिस्ट्री का एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आप चार्ट्स प्रिपेयर करें जिनमें डिफरेंट सीक्वेंस रिएक्शंस हैं कि ए पे ये रिएक्ट किया तो बी मिला, बी से ये रिएक्ट किया तो सी मिला, एंड सो ऑन। उसमें फिर आप जो नेम रिएक्शंस हैं उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं रिवीजन के लिए। IUPAC नॉमेनक्लेचर में रिवाइज़ करने के लिए मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइसोमेरिज्म के भी डिफरेंट टाइप्स और उनके डिफरेंट एग्जांपल्स के शॉर्ट नोट्स बना लें, बहुत काम आएगा लास्ट में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप सारे चैप्टर्स के जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं या फिर एनसीईआरटी के जो भी डिब्बे हैं उनमें जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनको नोट डाउन कर लें और उनको बार बार रिवाइज़ करते रहें। जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, सबकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। तो जब आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर ध्यान रखना है कि आप जितने टेस्ट्स हैं उतने ज़्यादा टेस्ट अटैम्प्ट करें तो आपका उतना फ़ायदा है। करना क्या है कि ऑल्टरनेट डे टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। जैसे आपने आज टेस्ट अटैम्प्ट किया तो आप टेस्ट अटैम्प्ट करके उसको एनालाइज़ करें और नोट डाउन करें कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो प्रॉब्लम आएगी वो भी 3 तरीके की हो सकती है। या तो बिल्कुल ही सिली मिस्टेक था कि आपको बिल्कुल ही आता था और आपने गलत कर दिया एग्ज़ाम के प्रेशर में, या फिर ध्यान नहीं दिया, पहली बात। दूसरी कैटेगरी हो सकती है कि आपने जो था वो पढ़ा था, आपको याद है कि मैंने पढ़ा था लेकिन मैं याद नहीं आ रहा है, मैं याद नहीं कर पाया उसे, मुझे याद नहीं आ रहा था अभी, एक ज़माने में पता था। और तीसरी गलती ये हो सकती है कि ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहीं और का है। तो इन 3 कैटेगरी में आप क्लासीफाई कर लें। और फिर जो दिन का रिमेनिंग पार्ट बता, जैसे आज आपने टेस्ट अटैम्प्ट किया सुबह सुबह, आज आपका शाम का टाइम बच गया, फिर कल आपका पूरा दिन है, तो इस टाइम में आप उन तीनों पैरामीटर्स पे जितने भी पॉइंट्स थे सबको कवर कर दें। अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट है तो आप पता लगाएं कि आपको कहाँ से ये कवर करना है। अगर कुछ सिली मिस्टेक हो गई तो आप उसको ध्यान रखें कि ये सिली मिस्टेक मेरे से हो रही है और एग्ज़ाम में ना हो। या फिर आपको लगा कि अगर मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आपके रिवीजन मैकेनिज़्म में कुछ गलती है और आपको शॉर्ट नोट्स को थोड़ा सा अपने मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने नहीं बनाई है तो उसे जल्दी से जल्दी बनाना होगा। तो ये जो टेस्ट देना फिर एनालाइज़ करना, फिर टेस्ट देना फिर एनालाइज़ करना, इसको आप रिपीट करते रहें पूरे फरवरी, और साथ ही साथ बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करते रहें। जब मार्च आएगा, बोर्ड्स आएगा, तो आप बोर्ड्स की तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाएं। जैसे जैसे एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करते जाएं, और साथ ही साथ दिन में 10-15 MCQs पर सब्जेक्ट करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपका जो MCQs का फ़्लो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फ़्लो है, वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, और फिर आपको अप्रैल में आके ऐसा नहीं लगेगा कि अरे अचानक से ऑब्जेक्टिव के मोड में आने में टाइम लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो मार्च में अगर आप MCQs प्रैक्टिस करते रहें तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी नीट अटैम्प्ट करने में। अब आया अप्रैल, तो अप्रैल में क्या करना है कि जब आप जैसे जैसे आप टेस्ट देते रहेंगे, आपके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो इम्प्रूव भी होते रहेंगे, उनमें बहुत सारे एडिशंस भी होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक निकाल करके आपको जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स थे सबको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर जाना है। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स देख जाने हैं जितनी बार आप देख सकें, और उसको बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर लेना है मेमोरी में, ताकि वो दोबारा करने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट वीक के बाद आप फिर टेस्ट देना शुरू करें, हर दिन एक टेस्ट दें, और टेस्ट के बाद आप फिर एनालाइज़ करें, फिर 3 कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड करें, और फिर इम्प्रूवमेंट देखें कि किस पैरामीटर पे आपको अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आप इतने टेस्ट दे देंगे और आपको पता है कि इन्हीं 3 पैरामीटर्स के अंदर आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी आने वाली है, तो आप जितनी भी स्टैंडर्ड गलतियाँ हैं आप सारी आपके सिली मिस्टेक्स कवर हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप एग्ज़ाम में भी अगर कुछ सिली मिस्टेक करने वाले थे तो ऐसा ही कुछ सिली मिस्टेक होता जो कि आप इतने दिन से करते आ रहे थे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको, या फिर आपको वो याद नहीं आ रहा है, तो ये भी अगर आप बार बार करते रहेंगे तो ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट मैटर कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। एग्ज़ाम में फिर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप नीट दे रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे टेस्ट देते आ रहे थे
वैसे ही बस आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं एक नॉर्मल सा। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली बात है बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात। तो आप जैसे अपने अगर आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस करना है तो बायोलॉजिकल क्लॉक की एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको 9 से 12 सोने की आदत है और अगर आपका नीट उस टाइम पे हो गया तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी नीट को अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के तहत देने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें जिस हिसाब से आपका मेन एग्ज़ाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीट मेरे समय 2 से 5 था, तो मैं यही कोशिश करता था कि रोज़ दिन अप्रैल में 2 से 5 बिल्कुल ना सोऊं और कोई ना कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते रहूं ताकि उस समय ब्रेन को आदत हो जाए क्वेश्चंस बनाने की, एमसीक्यूज़ बनाने की। इससे क्या होगा कि जब आप नीट में एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि थोड़ा सा डिसओरिएंटेड फील हो रहा है या फिर प्रेशर आ रहा है। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल टेस्ट है, जैसे मैं हर समय देता था वैसे ही दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स अगर आप प्रिपेयर करके रखेंगे तो उसको लास्ट के 2-3 दिन भी रिवाइज़ कर लें और टेस्ट के साथ साथ रिवाइज़ करते रहें, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मिस हो गया या फिर आपको टेस्ट में लगे कि ये मैंने पढ़ा था याद नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं 3 महीने में। अगर आप इन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ही नीट एग्ज़ाम में सक्सीड कर सकते हैं। ये याद रखिए कि नीट जो है ये बहुत ही स्टीरियोटाइप एग्ज़ाम है, फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है। तो आप जितने प्रीवियस ईयर्स पेपर लगा लें उतना आपका फ़ायदा है, ताकि आपको एक ओरिएंटेशन मिल जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस कुछ मेरे एग्ज़ाम में भी दिखने वाले हैं। तो इससे बिल्कुल भी आप स्मूथ हो जाएगा, आपका पूरा एग्ज़ाम जो है, जो एग्ज़ाम की जर्नी होगी 3 घंटे की, वो बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगी। अब कुछ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के समय की। जब 3 घंटे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये भी रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 3 घंटे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 3 घंटे का जो वेटेज है वो आपके 2 साल के प्रिपरेशन के इक्वल है। चाहे आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर ली हो, लेकिन अगर आप वो 3 घंटे में कुछ मिनट्स के लिए भी गड़बड़ी कर देते हैं तो आपका ड्रीम कॉलेज छूट सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि वो 3 घंटे कितने क्रूशियल हैं। वो 3 घंटे में अगर आप प्रेशर में आ गए तो फिर आपकी 2 साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। प्रेशर में नहीं आने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से, प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपको आदत हो गई 2 साल से टेस्ट प्रैक्टिस करने की, तो आपको टेस्ट प्रेशर बहुत कम आएगा। दूसरी बात कि कभी भी ये प्रेशर में आके नहीं देना है कि मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाने हैं, 3 घंटे का पेपर है, अगर छूट गया तो आप क्वेश्चंस बनाएं, स्पीड से बनाएं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि प्रेशर में नहीं बनाना है। आप टेस्ट बहुत दिन से दिए आ रहे हैं और 3 घंटे का टेस्ट आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आप सही टाइम पे कवर कर लेंगे। किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स का कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया या बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया, तो अगर आप उस पर 5-10 मिनट वेस्ट कर देते हैं तो लास्ट में आपको हो सकता है बायो करने का टाइम ना मिले, या फिर फिज़िक्स के बाकी जो सिंपल क्वेश्चन थे वो ना कर पाएँ, या केमिस्ट्री के बहुत फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ सिंपल क्वेश्चन थे वो आप ना कवर कर पाएँ। तो इन द एंड जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, अगर उनमें ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप उनको छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। बाद में जब आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा, फिर अगर आप उन क्वेश्चंस पे जाएंगे तो दिमाग जो है ये बिल्कुल ही फ्री माइंड से उसको अप्रोच कर पाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर बना पाएंगे। क्योंकि नीट में ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा जो आपने कभी ना देखा हो या फिर बिल्कुल ही नए टाइप का आ गया हो। दिमाग में ये ज़रूर रखें कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी तो बनाया ही होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पेपर अटेम्प्ट सही तरीके से करें और बिल्कुल भी नर्वस ना हो। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। इन द एंड मैं DKT को भी थैंक करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोग सबसे शेयर कर पाया। तो थैंक यू।